इस वक़्त हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, वो तो बड़ी सीरियस हो गई हैं। इंटरनली हम गुत्थम-गुत्था हैं। क्या? क्या-क्या बोला? इंटरनली हम गुत्थम-गुत्था हैं। इंडिया ने आज जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है। और अभी तो रुको। ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू $40 ट्रिलियन बाय 2047। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हर पाकिस्तानी को इस वक्त प्रोजैक की जरूरत है, एंटी डिप्रेसेंट की। हाय मैं कहता हूँ लोग हार्ट अटैक से मरने ना शुरू हो जाए, कितनी एंग्जाइटी है हर पाकिस्तानी में। और हमारा हमसाया मुल्क जो कि बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स जुड़ा हुआ है, हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ी हम तनकीद करते हैं, दुश्मन ये वो फ्लांटिंग, उनको देखे तो वहाँ पे तो ये हो रहा है, यहाँ पे तो ये हो रहा है, ह्यूमन राइट से लेकर बड़ी तनकीद करते हैं। अरे भाई, अरे यार, आप ये तो देखें वो क्या बनने जा रहे हैं, कहाँ पर ले आए वो अपने आप को। $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है और हम दिवालियापन के नजदीक है। हाय वी आर करप्ट नेशन। ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हम करप्ट साबित हो चुके हैं। No, they don't fear anything. But we Pakistani or other Asian country people, what they were fear belong to from the India. They are so much confident level. They're so fearless. क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? There is so much competition in the market, international market, Pakistani, Bengali and Indians. When three of them go for the interview, they select Indian people. You are atomic power. आपके बारे में दुनिया आज क्या सोच रही है? 1 महीना हो चुका है आपका फॉरेन सेक्रेटरी कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया जो है वो $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहा है। अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कभी भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकता है। बात ये भी हो रही है कि भाई मतलब ये आम तौर पर बात होती है कि आने वाले दिनों में इंडिया, जापान और जर्मनी को तो मतलब आसानी से पीछे छोड़ देगा, और जो दुनिया के अंदर टॉप 3 इकोनॉमी होगी उसमें अमेरिका, चाइना और इंडिया ही हो गए। और अगर आप दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर देखो तो BLA मतलब कोहराम मचा रही है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ TTP है जो रोज़ आए दिन हमले करती है। ऊपर से अननोन गनमैन है, उनका कोहराम भी चल रहा है। सिंधु देश की अलग से एक सिचुएशन चल रही है। ऊपर से बलूचिस्तान आज़ाद होने की ट्राई कर रहा है। पख्तूनवाला एरिया है, वहाँ पर भी अफगानिस्तान के लोग जो है या फिर कहे कि तालिबान आए दिन हमला करते रहते हैं। और POK और GB का तो हमारा क्लेम है ही है। मतलब ज़रा सोचिए कि 2 कंट्रीज़ एक ऐसे कंट्री है जो एक साथ में आज़ाद हुए थे 1947 में, और आज इंडिया किस दिशा में जा रहा है और पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर इसी को लेकर डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तार साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं। एक तो जनरल बाजवा का जो टैक्स रिकॉर्ड है वो लीक कर दिया गया मीडिया को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 26 तारीख तक आर्मी चीफ को अपॉइंट करना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो जो है वो टर्की जो है वो पहुंच गए हैं। उधर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक महाज बना रहा है कि जी वो टेरर फाइनेंसिंग का एक जो अदारा है वो बना रहा है, जिसका वो कहता है कि हमने हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में रखना है। ये इस वक्त हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वो तो बड़ी सीरियस हो गई हैं। इंटरनली हम गुत्थम-गुत्था हैं। इंडिया ने आज जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है। आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन तय हो जाएगी, या ये 29 नवंबर को जब बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे तो 30 नवंबर को पाकिस्तान को किसी सिमत में चल पड़ेगा, या कि आप समझते हैं अगले 6-7 माह इलेक्शन तक इसी तरह कंफ्यूजन और क्योस रहेगा? मैं कहता हूँ मैंने तो अब बिल्कुल भारत के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है अब आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान और सोमालिया से हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान भी इस वक्त तालिबान ने जिहाद का काम छोड़ दिया है, आपने उसका ठेका ले लिया। इस वक्त तालिबान आपसे ज्यादा ओपन माइंडेड और ज्यादा अक्लमंद नजर आ रहे हैं। उनकी इकॉनमी आपसे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो G20 जिनकी बात कर रहे हैं भारत के साथ आप अगर मुंसलिक करते हैं,
वो G20 पर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अमेरिका उनसे डरता है, रशिया उनसे चलता है, उनसे वो असला कैश पर लेते हैं, पेट्रोल उनसे कैश पे लेते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो अमीरुल मोमिनीन है, पता नहीं किस मुंह से कहता है कि वो मोदी ये कल की स्टेटमेंट में जरा इस पे जरा थोड़ा सा आप आज बात करना चाहूंगा। कल खान साहब ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक स्टेटमेंट छोड़ी है कि जब तक मोदी पावर में है हम उससे बात नहीं करेंगे। खान साहब, नुकसान आपका है या मोदी का है? मेरा ये ओपन क्वेश्चन है आज, ये बल्कि बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो उसको जेब देता है ये स्टेटमेंट देना? अगर मोदी साहब ने 8 से 10 साल पावर में लेना है तो आपने पाकिस्तान को ताला लगा के फिर आप लंदन शिफ्ट हो जाए आप। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि मोदी खुद हिंदू हैं और जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं मेजॉरिटी वहां पे हिंदू हैं, उनको वो उनकी तरक्की के लिए वो सिंसियर हैं। आप अगर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पाए तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? आप मोदी के खिलाफ क्यों है भाई? वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है, अपने मजहब के साथ भी सिंसियर है, आप क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर? आपने 3.5 साल में क्या किया है? आप 25-25 साल के बच्चे आपने मिनिस्टर ले आए थे, आप जिनको मेरा अपने मोहल्ले में कोई उनसे शेक हैंड नहीं करता, मोहल्ले का किरानेदार उनको उधार नहीं देता, आप उनको मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी, आप वो अरबपति बन चुके हैं। ये खान साहब तो उनका कसूर क्या है? मोदी का क्या कसूर है भाई इसमें? हाँ, दूसरा ये है कि आप ये कोई भी समझदार इंसान, जी शऊर आदमी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि जब तक मोदी पावर में आप इससे बात नहीं करेंगे। इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की, उनकी कैलकुलेशंस ही हैं। वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ए 13-fold जंप फ्रॉम इट्स करंट size. India will grow to become a 40 trillion economy by 2047, ranking among the top 3 economies of the world. और फिर ये 10th कॉन्वोकेशन था ऑफ पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने खास तौर पर जो है ना वो 3 फैक्टर्स पे बात की है। उन्होंने 3 चीज़ों की बड़ी बात की है। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहां तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। वो कौन से हैं? वो हैं द क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन, फिर है बायो एनर्जी रेवोल्यूशन, एंड एक और है और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। हम देखें तो रशिया और इंडिया के इस टाइम तो फेमस हुए पड़े हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। रशिया ने चाइना के एक सेक्टर को इंडिया के अंदर रिप्लेस कर दिया। वो किस तरह? जहां चाइना फर्टिलाइज़र में इंडिया के अंदर 23% इन्वेस्ट करता था, अब वो 15% पे आ गया, और जहां रशिया जो है वो 8% करता था, वो 22% पे आ गया। चाइना को बीट करके इंडिया में इन्वॉल्व हो गया। कैसे देखते हैं चाइना डे बाई डे क्राइसिस में जा रहा है? किस तरह से कि जितनी कंपनीज है वो इंडिया पर भरोसा करके इंडिया में मूव कर रही है चाइना को छोड़ के। नो डाउट इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, जो उनका ग्रोथ लेवल है, इंडिया बीट कर देगा चाइना और अदर कंट्रीज़ को जो कि इस टाइम सुपर पावर्स हैं। और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने अपना नाम मनवाया हुआ है। हर आपने सही कहा कि बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो एक इंडियन होता है। और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले को 10, 15, 20 सालों के अंदर सुपर पावर इंडिया ही होगा। अगर हम बात करें इस टाइम की तो पाकिस्तान की ट्रेड आपके सामने है, प्रेजेंट हालात जो हैं पाकिस्तान के वो भी आपके सामने है, लेकिन आने वाले टाइम में कैसा लग रहा है? IMF का कहना है जहां इंडिया सुपर पावर बनेगा वहां पाकिस्तान 75% जो है बैंकरप्ट होने के चांसेस है। क्या रखा आपको? पाकिस्तान के जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, हमारा कंट्री भी स्टेबल नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के हालात थोड़े से अच्छे नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि हम कोई तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। और इसको कोई बाहर से कोई लोग आके नहीं सही करेंगे, इसको हम जैसी आवाम ही मिल के इसको सही करेगी। मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को जो सा इसमें पार्ट लेना चाहिए। हमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए कि वो बंदा आएगा तो वो मुल्क को चलाएगा। ये पूरे मुल्क जो सा हमारी पूरी आवाम है, जो यूथ है, इनको यूनाइट होना पड़ेगा। इंडियन फूड ने बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी फूड को शिकस्त दे दी है। फूड क्यूजीन सर्वे के मुताबिक इंडिया नंबर 5 पर फूड टेस्ट के हवाले से और पाकिस्तान नंबर 47 पर आया है। बहुत सारे लोगों ने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि इंडियन फूड में और पाकिस्तानी फूड में
कोई खासा फर्क नहीं है, फिर इंडिया 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 47 नंबर पर क्यों? आप इतना इस्लाम करते हैं, आपकी इस्लाम दुनिया से, तो इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर देन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों। पाकिस्तान जो शेर दिल लोगों का मुल्क है, शेर दिल लोगों का, आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं। आपने इंडियन फूड कभी ट्राई किया? हाँ जी, बहुत दफ़ा, और बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट। जो केरला का फूड है वो डेफिनेटली चेन्नई से अलग होगा। जो बेंगलुरु में चीज़ें मिलती हैं वो आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेंगी। इंडिया डिज़र्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है, और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ जो है ना डिफरेंट तरीके से के साथ पेश की जाती है, और हर कम्युनिटी एक अपना जो है उनका ट्रेडिशनल फूड है। हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करने होंगे, चाहे उनको बड़ा समझ के करें। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए का मिल रहा है, 2500, और हुकूमत ने लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची वाले लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है, लंडे के कपड़ों पे भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। जिंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद कर दे की, तो मैं तो कभी भी ना जाऊँ। क्यों? अब हमें थोड़ी पता वो इंसान, हम तो कहते कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है फूड और क्यूजिन के बारे में, मतलब कि खाने का कोई कंपटीशन था उसके बारे में। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है दवाइयाँ। मतलब मान लीजिए कि इंडिया फ़िलहाल के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर पहुँचा रहा है, भले ही कितनी भी सिचुएशन टफ हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन मान लीजिए कि अगर इंडिया ने यहाँ पर दवाइयाँ बंद कर दी तो पाकिस्तान के अंदर लाशों के ढेर भी लग सकते हैं। सिचुएशन इतनी टफ है पाकिस्तान के लिए कि भाई वो दूसरे और किसी कंट्री से ये दवाइयाँ मंगवा भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी सस्ती दवाइयाँ पड़ती है इंडिया से कि दूसरे किसी कंट्री से वो अफोर्ड नहीं कर सकता, भले ही चाइना से मंगवाने की बात हो। तो कहने का मतलब ये है कि दवाइयों के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है इंडिया से। और दूसरी तरफ ये भी डर है कि मान लीजिए कि मोदी ने अगर वो आखिरी स्टेप भी चल दिया कि भाई ट्रेड नहीं हो रहा है तो भाई दवाइयाँ हम क्यों भेजें। तो यहाँ पर मिक्स हर पॉइंट पर यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के फूड में कोई खास फर्क नहीं है, फिर क्या वजह है कि इंडिया को इतनी बड़ी रैंकिंग क्यों दी गई और पाकिस्तान को इतने कम रैंक पर क्यों रखा गया? क्या आपको लगता है कि जो रैंकिंग इंडिया को दी गई है ये इंडिया डिजर्व करता था? यस, नो डाउट। मैं यही कहूँगा, बीइंग अ पाकिस्तानी रह के मैं कभी भी वो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन इंडिया डिज़र्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है, और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश का, बंगालियों के खाने का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो लाहौर के जो फूड का टेस्ट है वो टोटल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची का, और बाकी अदर सिटीज़ में आप चले जाएँ तो सबका टेस्ट डिफरेंट। ज़नीरा, आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडिया 5वीं पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान को 47 रैंक पर रखा गया है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा। और रीज़न यहाँ पे ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बेचारा लेके भी क्या जाता है, ज़्यादा हरासमेंट के व्लॉगिंग छोड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर कंपेयर किया जाए ना तो वहाँ पे विज़िटर जाके बताते भी हैं, यहाँ पे विज़िटर इतने नहीं आते जो आके फूड को यानी कि टेस्ट वगैरह करें, उनको टेस्ट करें और बताएं कि हाँ यहाँ का भी फूड अच्छा है। रीज़न ये है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बेशक फेल आए पास आए, पाकिस्तान का अपना टेस्ट है और उनका ठीक है होगा कोई फूड, लेकिन हमने जब जो भी इनके टेस्ट वगैरह की हमें तो सही नहीं लगे। आपने कहाँ पे टेस्ट किया? इधर ही है, इधर ही कहीं पे था कोई इंडियन रेस्टोरेंट। हम लेकिन वहाँ पे इंडियन मतलब आप कहले शेफ़ तो नहीं ना होंगे प्रॉपर, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के शेफ़ होंगे, उन्होंने इंडियन कुजीन जो है वो सीखा होगा प्रॉपर, वो इंडिया से सीख कर तो नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली फिर तो टेस्ट में हमें फ़र्क लगेगा ही।
लेकिन फिर भी पाकिस्तान सही है, जो मर्जी हो। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि इंडिया की फूड व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इंडिया की क्या फूड व्लॉगिंग देखती हैं, फॉलो करती हैं? मैं देखती हूँ फॉलो, मैंने कभी ना मैंने लाइक किया ना कभी मैंने शेयर किया। देखती हैं? सही बात है। देखती हैं, पसंद है तो देखा जाता है ना, जो चीज़ ज़ाहिर है पसंद होती है तो ही देखी जाती है। बस टाइम पास। तो कैसी है इंडियन फूड व्लॉगिंग? बस सही है, एक ही को वो 10 किलो देसी घी में इतना सा हलवा बना रहे होते हैं और हमारी अम्मी इधर बचत करके इतना ज़्यादा हलवे में इतना सा घी डाल देती है। तो डिफरेंस तो देखे, एक तो हम हेल्दी हैं, उनके देख लो इतनी में मोटी मोटी लड़कियां इधर व्लॉगिंग कर रही, कोई है ही नहीं सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये रैंकिंग आने के बाद हैरत का इजहार कर रहे हैं कि कहा जाता है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों के फूड में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडिया 5वें रैंक पर है, बांग्लादेश 43 और पाकिस्तान 47। मेरा एक ही बात है, वो हमेशा चीटिंग करता था और करता रहेगा और इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो मर्जी आए पाकिस्तान है, आपने रहना पाकिस्तान में 47 आए, 48 आए, 49 आए, 50 आए, पाकिस्तान। जिंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद? दादे की तौबा, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। क्यों? इतना वो तो नाउज़बिल्ला, वो व्लॉगिंग कम तो गंद ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। क्या गंद दिखाते हैं? देखे मेरी बात सुने, सफाई निफ्स ईमान है, हमने भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब हमें थोड़ी पता वो इंसान, हम तो कहते हैं कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। सोचने की बात है ना, जब एक मुसलमान के हाथ से खाना ही खाना है तो फिर हम उधर जाके क्यों खाना खाएं, हम घर में बना के चुप। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं, आपको ये बात पता है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। आप प्लीज वापिस आ जाए, हमारे हाथ जुड़े। लेकिन वो इंडिया में बड़े खुश हैं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें इंडिया में मिल रही हैं, पाकिस्तान से ज्यादा जॉब्स उनकी अच्छी हैं। पाकिस्तान आपको फ्री स्कॉलरशिप देगा, आपको फ्री जॉब्स देगा, पाकिस्तान आ जाए। आप किस बिहाफ पर ये अनाउंसमेंट कर रही हैं? मैं इमरान खान ऐसे कर सकता तो मैं नहीं कर सकती। बस फिर हो गया इस मुल्क का। वो तो जॉब्स भी दे रहा था, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ, वो तो फिर कह रहा था कि हम थोड़े एजुकेशन पे देंगे, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ। आपके पास है कोई मतलब लाइक क्या करती हैं आप जो आप इतनी जॉब्स ऑफर कर रही हैं उन लोगों को? पता है आपको कितने ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी, वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे। हमने तो जीत ही जाना है, जो मर्जी हो। बहुत अच्छी प्लानिंग है, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं, अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखें। हाँ दोस्तों, मेरी बात सुनो, दिल घबराना नहीं है, पाकिस्तान 47 पे है, 48 पे है, पाकिस्तान है। ये कुजीन बनू के दिमाग खराब किया हुआ लोगों का, चिल करो। आपके देखिए योर रिलेशंस विद, आप इतना इस्लाम करते हैं, आपकी इस्लाम दुनिया से, तो इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर देन पाकिस्तान with most of the key players in the Islamic world. So there are छोटे छोटे गलतियां भी बहुत हुए हैं, बड़े बड़े गलतियां तो फिलोसॉफिकल अप्रोच ऑफ व्हाट द पर्पस ऑफ पाकिस्तान इज। और एक चीज जो मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनाह था कि उन्होंने जो हरकतें की हैं उसका नुकसान इंडियन मुस्लिम्स उठा रहे हैं। जो इंडिया में जो गुस्सा है बाज हिंदू तबका में अगेंस्ट इस्लाम, मुझे गालियां पड़ते हैं, आप देखिए आपके पास भी आके ये मदरसा चाप, ये जिहादी प्रोफेसर, ये वो, मैंने कभी की, मैंने सारी जिंदगी बिन लादेन के खिलाफ लड़ी है, या 20 साल आप मेरे ऑपेड्स पढ़े जाकर, आई हैव फॉट अगेंस्ट दिस जिहादीज। लेकिन बिकॉज देयर इज सो मच एंगर अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, पार्लियामेंट पे बॉम्बिंग किया, मुंबई में टेररिज्म किया, मुसलसिल सिलसिला ये चलते रहता है क्रॉस बॉर्डर, तो वो जो गुस्सा है वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए इट हैज बिकम, वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जो चीज causes the biggest trouble and problem is पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का बात करने का लहजा and the way they treat. So
Pakistan becoming a Muslim country was not a good thing for Muslims of that region. ना बांग्लादेशी मुसलमान खुश हैं आपके वजूद के वजह से, ना इंडियन मुसलमान खुश है आपके वजूद के वजह से, और आपके मुल्क में भी ना KPK में लोग खुश हैं, ना बलूचिस्तान में खुश है. I don't know about the Sindh. तो आखिर who is happy with the creation and existence of Pakistan? मैं इंडियन मुसलमानों को कहता हूँ कि हम लोग 300 रुपए किलो चिकन ले रहे हैं. अब बताओ, आपने पाकिस्तान में आना बेहतर समझते हो या इंडिया में रहना बेहतर समझते हो? जिसको आप चाय वाला कह रहे थे, उसने तो रास्ता दिखा दिया इखलाक का, उसने तो रास्ता दिखा दिया ईमानदारी का. उसने बोला कि भाई मैं 2 कपड़े लेकर आया था और जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहा ना भारत का, तो मैं वही 2 कपड़े लेकर वापस अहमदाबाद चला जाऊंगा. आप पाकिस्तानी मुसलमान की इज्जत देख लो और इंडियन मुसलमान की इज्जत देख लो, आप यकीन मानो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की. ईमानदारी देखो, उस चाय वाले की ईमानदारी देखो, और अगर कुछ शर्म रह गई है धेले भर की ना, 2 रुपए की अगर तुम्हारे दिल में शर्म रह गई तो सीख लो. गिलगित के यहाँ के लोग खुद अपनी मदद आपके तहत अलग हुए थे इंडिया से. आज इंडिया की हालत देखें, कश्मीर की हालत देखें, यहाँ के कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंजा की हालत देखें. यहाँ तो एक अहम चीज़ नेट कि बिलावल भुट्टो भी ना जाए. इंडियन मुसलमान और इंडियन सिख, इन्हें मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, किसी के इंतशार में ना आओ. आप बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी जन्नत जैसी कंट्री में पैदा हुए हो, उसका फ़ायदा उठाओ. एक बंदा है जो कहता मेरे पास जो भी है यार वो कौम का है, तुम लुटा दो कौम पे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कपड़े में आया हूं, उस कपड़े में चला जाऊंगा. और दूसरा तुम्हारा हैंडसम, वो कह रहा है कि पूरी कौम को जेल में डालो, सालों को सबको डालो जेल में. मुझे तो लगता है या इंडिया या चाइना कब्जा करेगी और कुछ भी नहीं है पाकिस्तान पे, मुझे तो ऐसा लगता है. एक बिजनेसमैन इंडिया का, आप ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान के पैसे से ज्यादा पैसा उसके पास है. देखे ना कि एक वक्त आया कि इंडिया वो पोजीशन ले गया कि इंडिया को वो कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया अमेरिका के अंदर नौकरी पैदा कर रहा है, बोइंग जो है एयरक्राफ्ट को लेके. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई इंडिया के मुसलमानों के लिए कितना अच्छा है भारत, जन्नत जैसा है. क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखो तो 3 से 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है. पिछले दिनों हमने आटे वाली भी सिचुएशन भी देखी, बेरोजगारी महंगाई वाली सिचुएशन भी देखी. वहाँ पर जो आटे के लिए जो सस्ता आटा गवर्नमेंट सर्व कर रही थी पिछले दिनों, तो वहाँ पर भी लोगों की हत्याएं हो गई उसी आटे के लिए. ज़रा सोचिए, आटे के लिए, जबकि यहाँ पर आटा 25, 30, 35 रुपये किलो मिल जाता है. दूसरी तरफ देखो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है. ठीक है, उसकी इकोनॉमी हो सकता है शायद कि पाकिस्तान को क्रॉस कर गई, लेकिन भिखारी अगर दूसरे भिखारी से ज़्यादा कमा लेता है, उसका मतलब ये नहीं हो जाती कि वो अमीर इंसान बन जाता है. यहाँ पर और दिक्कत हो रही है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया के साथ एक तो वैसे ही ट्रेड नहीं है. अगर इंडिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू होता तो आज पाकिस्तान अपनी बेरोजगारी महंगाई पर अच्छा खासा कंट्रोल कर चुका होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है. तो हालात इतने नाजुक है पाकिस्तान के अंदर कि भाई इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि भाई वो जो है वो जन्नत वाले कंट्री में रह रही है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा उनको कहीं पर भी राइट्स नहीं मिलने वाले. अब इंडिया में तो ये हो रहा है कि भाई जो मेजोरिटी है उससे भी ज़्यादा, मतलब उतने तो राइट्स उसको है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा राइट्स पाकिस्तान को इंडियन मुस्लिम्स को मिलते हैं. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं. पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना था, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे रहने वाले मुसलमान जो है वो तमाम वो चीज़ें अवेल कर रहे हैं. रोटी उन्हें सस्ती मिल रही है, हर वो चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है वो तमाम चीज़ें वो अवेल कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं. तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इंडियन मुस्लिम्स को अपने एंड के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी फीलिंग्स हैं इसमें कि यहाँ के मुसलमान एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या वहाँ के मुसलमान ज़्यादा खुशहाल? इंडियन जो मुस्लिम है ना, अब देखिए वो 15-20 रुपए के बीच में आलू, प्याज, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें ले रहे हैं, सही बात, परचेज़ करते हैं, खाते हैं, उनके बच्चे सुखी हैं. मैं इंडियन मुसलमानों को कहता हूँ कि हम लोग 300 रुपए किलो चिकन ले रहे हैं. अब बताओ, आपने पाकिस्तान में आना बेहतर समझते हो या इंडिया में रहना बेहतर समझते हो? तो मेरा मैसेज आप लोगों को ये है कि यार आप जहाँ पे हो आप बड़े ज़बरदस्त हो, आप लकी हो. मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कि आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी है और ऐसी पॉलिसीज़ वाला, ऐसे दिमाग वाला, कुर्ते पजामे वाला और अंदर से बब्बर शेर, और वो इंसान ने आप लोगों की, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की इज़्ज़त बनाई है पूरी दुनिया के बीच में. आप पाकिस्तानी मुसलमान की इज़्ज़त देख लो और इंडियन मुसलमान की इज़्ज़त देख लो, आप यकीन मानो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की.
तो मैं इंडियन मुस्लिम को बड़ा दिल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी किस्म की आप गलत फहमियों में, गलत बातों में ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन कीजिए, जैसे हम इधर अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं ना मुसलमान लोग, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। किसी जगहों पे हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हालांकि एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मुसलमानों का एक मुल्क है ये, तो इधर हम लोगों को सम टाइम होता है कि कई जगहों पे हमें मुस्लिम सिलसिलों में हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो आप लोग बड़ी आज़ादी से दंदनाते फिरते हो यार, और क्या लेना है। अभी आप देखें, इंडियन अगर मुसलमान इंडिया के जुल्म हो रहे हों तो शाहरुख खान स्टार होता है इंडिया का, सलमान खान बिग स्टार होता है इंडिया का, आमिर खान बिग स्टार होता है, AR रहमान जिसका म्यूज़िक में दुनिया में नाम है, इंडिया में उसे लोग पूछते हैं, तो इनका नाम होता है इंडिया के बीच में। अगर मुसलमानों से जुल्म हो रहे होते तो मुस्लिम कम्युनिटी इलेक्शन कैसे जीतती, इनके MP MNA कैसे आते उधर। अगर इनके पास जुल्म हो रहे होते तो जीतने कोई ना देता उधर, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी इनसे बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो मकसद ये है कि आप लोगों को जो गलत बात बताई जाती है उस गलत बात से परहेज़ करें। और पढ़े लिखा दौर है यार, आप सर्च करें। मैं इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ, आप सर्च करो दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप बड़े सुखी हो, बड़े लकी हो, आप लोग इंडिया में पैदा हुए हो, आप बड़े लकी हो। अब देखो, आपके बड़े चाचे, ताए, दादे, बुज़ुर्ग कोई भी पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ, अभी उसे फ़ोन करो मेरे कहने पे, उससे पूछो पाकिस्तान में कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, तो उसे समझ आ जाएगी। वो आपको ज़रूर कहेगा आपका बड़ा, काश हम इंडिया से वापस ही ना आते। यकीन करें, अब आपको शेम फील हो रही है, लेकिन जो बात सच है वो करनी चाहिए। अगर उनके बड़े इंडिया से पाकिस्तान ना आए होते तो उन्हें आज ये हालात देखने ना पड़ते। इंडिया में आप ये देखिए, सिख, हिंदू, ईसाई, मतलब क्रिश्चियंस, ये सब एक इकट्ठे रह रहे हैं। कोई बम नहीं फट रहा, कोई लोग तबाह नहीं हो रहे, कोई लड़ नहीं रहे, कोई मर नहीं रहे। हम लोगों को ये मैसेज दिए जाते हैं कि पता नहीं उधर क्या हो रहा है, कौन सा जुल्म हो रहा है। भाई, हम उनकी मूवीज़ में भी देखते हैं, उन्हें इंटरनेट पे हम सर्च भी करते हैं, और उनकी तरक्की तो हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि वो लोग क्या बन चुके हुए हैं। अब आगे सिख कम्युनिटी, अभी सिखों के ऊपर ना मैं इंडियन चैनल के ऊपर एक सुन रहा था कि दूसरी कंट्री में जो इंडियन सिख है ना, वो अपने दूसरी कंट्रीज़ में इhtजाज कर रहे हैं सिखों का एक अलग मुल्क बनाने के लिए। अच्छा, सिखों का माइंड क्या है, मैं सिखों का माइंड आपको बताता हूँ। एक दो सिखों, मैं गया था मेले पे, इनका जो उधर गुरुद्वारा नहीं है, मैं मेले पे गया तो 550वां जन्मदिन था उनका जब मैं गया था। तो एक सिख से मेरी बात हो रही, तो वो कहता है कि यार हमारा खालिस्तान होना चाहिए था, हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए, जैसे मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, तो हमारा खालिस्तान क्यों नहीं था। आप यकीन मानिए, मुझसे उधर बैठे हुए कई सिख नाराज़ हो गए, और मुझसे मैंने बात ही ऐसी कर दी ना, मैं कि जनाब आप तो खुश नसीब हो। देखिए, औकात इंसान को अपनी नहीं भूलनी चाहिए। अब वो अपनी औकात कोई भूल जाए, आपको देखो क्या इज़्ज़त दी, सिखों को बात कर रहा हूँ ये वाली, आपको क्या इज़्ज़त दी इंडिया ने, इंडिया की सरजमीन ने, हिंदुस्तान ने आपको क्या इज़्ज़त दी कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जो इंडिया पे उसने हुकूमत की। आपके सिखों को 300 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। ओ भाई मेरे, बड़ी अच्छी कंट्री में रह रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। जितनी इज़्ज़त और फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं ना इंडिया के बीच में, आप दूसरी दुनिया में भी जाते हो, तो इंडिया को जहाँ पे आप पैदा हुए हो उसकी इज़्ज़त करो, उसकी कदर करो और शुक्र अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। आपको भी समझ नहीं आ रही, बाहर की दुनिया में निकल के देखो हो क्या रहा है, तो मोदी को दुआएं दिया करो। और ऐसे इंडिया में ना ऐसे हो जो ये गलत, जो ये पता है कॉन्सेप्ट ये कौन लोग बढ़ाते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए या मुसलमान डिस्टर्ब हैं या ऐसा है कुछ, ये सियासतदान होते हैं। ये इंडियन सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, जो इनके सिखों के बड़े सियासतदान हैं ना, ये अपने वोट लेने के लिए, जब ये हार रहे होते हैं, इन्होंने कोई काम किए नहीं होते, तो ये अपने वोट लेने के लिए सिखों के बीच में एक इंतशार पैदा करते हैं। वो इंसान जुनून, अब सिख क्या समझ लीजिए कि पंजाब जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये पंजाब है, ये लाहौर, मतलब ये रियली वाकई ये सिखों का था। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना, इधर सारे सिख ही होते थे। ये हमारा अंदरून शहर, भाटी, लुहारी गेट जितने भी हैं, लाहौर शहर, ये दाएं बाएं गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, साहिवाल, ये सारे सिख कम्युनिटी थी इधर। तो सिखों का वाकई बहुत बड़ा सेटअप था, पंजाब सारा था ही सिखों का। उन्हें तकलीफ़ होती है इस चीज़ को लेके कि यार हमारे अबाव जात के घर थे पाकिस्तान में, लाहौर में, तो वो सारे हमसे छीन के हमें इंडिया में कर दिया गया। तो उनके ज़हन में ऐसी बात है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कहूँ कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, देखिए पार्टीशन तो होना था, वो पार्टीशन हो गया, किसी ने तो इधर जाना था, किसी ने तो उधर आना था। तो आप जहाँ पे हो, यकीन मानो लकी हो, आप बड़ी अच्छी जगह पे हो,
आपका प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, आपको सहूलतें तहफ़्फ़ुज़ दिए जाते हैं, आपका एक अलग ही सिलसिला सारा, उधर सिख ही नज़र आते हैं। और क्या लेना है यार आप लोगों ने? देखें, परवरदिगार हर किसी के लिए कुछ ना कुछ भेजता है। तो इंडिया के लिए आपको क्या सोच के बनाया है परवरदिगार ने, और उसने क्या आपको जीनियस माइंड दिया है कि 100-200 बंदे एक जगह पे खड़े हो ना, हज़ारों लोग, उनका दिमाग इकट्ठा किया जाए, तो उनका हज़ारों का मिक्सचर हो। वो जीनियस लोगों की बात कर रहा हूँ, आम जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा। उनका मिक्सचर निकाला जाए ना, तो एक मोदी पूरा नहीं बनता। ऐसा दिमाग देखिए ना यार, कि इंडिया की जंपिंग, सही बात, इंडिया की ग्रो, इंडिया का आईटी, इंडिया के वजीर आजम, इंडिया मतलब ईच एंड एवरीथिंग इंडिया इंडिया है भाई। तो बड़ी ख्वाहिश है जी हमारी मैं आज आपको बोल इंडिया इंडिया है। इंडिया क्योंकि इस वक्त चेयर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसके पास है, तो उसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया है और जो कि 27 अप्रैल में दिल्ली से कोई जो नेशनल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को भी बुलाया हुआ है। अब ये है कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स बुलाए गए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे अब कहा जाता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है कि क्या पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जाते हैं कि नहीं जाते, ये एक क्वेश्चन है। आप देखें, पाकिस्तान हो, इंडिया, उसके बाद चाइना, रशिया और ये जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं इंक्लूडिंग ईरान, ये जो यूरेशिया है, जो एशिया और यूरोप जो है, इसको अगर आप देखें तो इसमें ये सारे, इसका तकरीबन 60% जो एरिया वो यूरेशियन जो है वो कवर करता है, यूरेशियन जो लैंड मैस को उसका कवर करता है, और 40% जो आबादी है दुनिया की यहाँ पे है, दुनिया की कहा जा रहा है 30% जो ग्लोबल जीडीपी है वो इस खित्ते में है। सो पाकिस्तान नीड्स टू मैक्सिमम टेक बेनिफिट ऑफ दिस ओनली मल्टीलैटरल फोरम विच इज़ फंक्शनल एंड विच हैज़ ए लार्जर इकोनॉमिक आउटलुक एंड इज़ वेरी सीरियस एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी और बड़े मल्टीलैटरल फोरम में तो है नहीं है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम है। अब एससीओ ने डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया है, अब मई में आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बुलाया हुआ है। अब ये क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो पीटीआई वो पीपल्स पार्टी के हैं। सो मुझे ये लगता है शायद कि ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ना जाएं, और लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि बिलावल भुट्टो भी ना जाएं। मुझे जिसे क्या कहते हैं, आई कैन स्मेल फ्यू थिंग्स, जिससे मुझे थोड़ा तासुर ये मिल रहा है कि ना तो डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे ना ही फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। चूंकि दुश्मन तो इस वक्त हमारे ऊपर वॉर किए हुए हैं, और सिविलियन सिटी के इदारों की वो कैपेसिटी नहीं नजर आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं नजर आ रही। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम से आगे बढ़ रहा है। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है, और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर? हम कहेंगे भारत जो है वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और हम उससे बात नहीं करेंगे, तो आपकी अपनी हैसियत और औकात क्या है हमें ये देखनी होती है। आज किसी ने कह दी तार साहब मोदी के साथ कंपैरिजन करें, मैंने कहा मोदी के साथ कंपैरिजन मैं कर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है, मोदी का ना बच्चा है, ना उसकी बीवी है, ना लंदन में उसके कोई एसेट्स हैं, और मैं बता सकता हूं कि इस वक्त इंडिया के जितने जो लोग हैं सारे पिछले, वो सारे इंडिया में बैठे। सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब हैं तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया वो। अब तो खबरें इस किस्म की भी आने लग गई हैं कि आटा खरीदने के लिए, सस्ता आटा खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए लोग अपनी जान से जा रहे हैं। दिस इज अ बिग डिफरेंस। Who never learned, we did not. The Indians have learned and they are working wonders with their society. ये फर्क है। यूएई इंडिया को एक गिफ्ट देने जा रहा है। गाइस गिफ्ट क्या है? अंडर वाटर बुलेट ट्रेन गिफ्ट करने जा रहा है गाइस यूएई। तो हमने क्या किया है? हमने अपना सत्यानाश किया है। We are सत्यानाश people.
कि इंडिया के मुंबई से लेकर यूएई तक अगर अंडर वाटर ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन वो भी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अंडर वाटर ट्रेन बनेगी आने वाले दिनों में मुंबई से लेकर सऊदी अरेबिया तक। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान देखो तो यहाँ पर डिस्कस ये हो रहा है कि एक पाकिस्तान है जो दूसरों की गलती से छोड़िए खुद की गलती से भी नहीं सीखता। अभी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए तो पाकिस्तान जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया। इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। इंडिया न्यूट्रल रहा, ना ही रशिया की तरफ ना ही अमेरिका की तरफ। अब फिर से उसको रशिया को भगाना था, मतलब अमेरिका को रशिया को भगाना था अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान को बेस बनाया और पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, पाकिस्तान को दिए। अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वो सारा पैसा करप्शन में यूज़ किया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ना ही किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी थी, वो जो भी कहता अमेरिका उसको करने के लिए तैयार हो जाता। वो कहता कि अपनी 5 फैक्ट्री यहाँ पर लगा दो तो वो करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि अमेरिका को उस समय पर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद तालिबान वाली सिचुएशन आ गई, ओसामा बिन लादेन वाली सिचुएशन आ गई, तो फिर से अमेरिका आया, फिर से दूसरा मौका था उसके पास। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इंडिया भी अफगानिस्तान से निकल गया। सो अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है अफगानिस्तान में, और क्यों हमें अफगानिस्तान जो है वो हमारे पे हमले कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, या अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें जो छुपी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आपको राइट टू प्रोटेक्ट आप टेरिटरी है। इट मींस कि अमेरिकन कह रहे हैं कि आप F-16 लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, टीटीपी को भी मारो, अल-कायदा को भी मारो, सबको मारो। आप क्या समझते हैं कि अब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे दुश्मन तो तालिबान ही है। वो मुझसे लोगों ने कुछ और प्रोग्राम में कहा, मैं क्या साडी बिल्ली ते सानू ही म्यो, ये तो तैयार हमने किए थे, इनको पैदा हमने किया। हमारी जो थी बेनजीर भुट्टो के मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, वो उन्होंने खुद कहा कि ये हमारे तालिबान हमारे तैयार किए। ये वो तो आप उनको तो कंट्रोल कर नहीं सके। जब वो पहली दफा पावर में आए थे तो ये भी नहीं मनवा सके कि डोरेन लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन्हें तब समझ नहीं आई कि अफगान्स आर नेशनलिस्ट वन वे और अनदर, वो फंडामेंटलिस्ट हो या वो कोई और हो, ये उन्हीं के पीछे लगे हुए। ऑनेस्ट टू गॉड मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार ये सारे अगर अफगान यहाँ आ जाएं तो हम फिर दोबारा जंगजू होंगे और हम फिर जिहाद के लिए निकलेंगे। सम पीपल आर सो मैड इन देयर हेड, वो ये बातें कर रहे हैं। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम से आगे बढ़ रहा है। आप उनका भी तो जिक्र करें, वो हर जगह पे हैं। 2002 से लेके जी 2014 तक या उसके बाद भी इवन तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी की जंग में मारे गए, जबकि भारत के साथ 4 जंगें हुई और चारों जंगों में तकरीबन कोई 18,000 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए हैं। तो 18,000 भी कुछ ज्यादा ही आप बता रहे हैं। 1500 दो जंगा 1500 मैं जो बांग्लादेश कोई 9,000 ने कोई मलेरिया ना मार के होने डॉक्टर साहब। ऑफिशियल अकाउंट बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल अकाउंट जो हमें ऑफिशियल बताया गया, वो आप हिस्टोरियन है, रिसर्चर ऐसे आप बेहतर जानते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं मैं वो जो कह रहा हूँ जो ऑफिशियली जो हमें हमारे सामने डाटा रखा गया। अच्छा जो क्वेश्चन है इसके पीछे, जो क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इफ यू टेक द हेड काउंट ले लेना, हेड काउंट है ना 70,000 18,000 हेड काउंट, तो बिल्कुल बहुत ठीक है। तो अगर हेड काउंट ले लें तो हम क्यों डिटरमिन नहीं कर सके और ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके पाकिस्तान को कि हमारा दहशतगर्द तो है, वो एक्सट्रीमिज्म है, वो जिहादी कल्चर है, वो जिहादिज्म है, इसको हम क्यों एड्रेस नहीं कर सके? पहले डॉक्टर साहब और फिर तार साहब। एक बात तो ये भी है, ये भी देख ले कि थोड़ी इसमें और सोफिस्टिकेशन इंट्रोड्यूस कर दें कि ये जो 4 जंगें हुई हैं उनमें से कम 3 तो शुरू भी हमने की थी। अगर वो ना होती तो हमारे लोग शहीद ही ना होते, अगर आप अमन से रह रहे होते। और बांग्लादेश में भी पंगा लेने के बाद ये फिर इंडियन एक्शन हुआ है ना, तो ये जंगों का भी काउंट अपने पे ही डालो यार। या तो ना इंडिया ने जंग शुरू की हो और इतने लोग हमारे शहीद हो गए हैं तो मैं उन्हें ब्लेम करूं। अगर जंग हम शुरू करें और हमारे लोग मारे जाएं, हैं, तो हु स्टार्टेड द वॉर?
कि अभी पता लग रहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान में आटे की बहुत खराब है। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है और उससे ऊपर प्राइवेट रेट जो है वो 150 से ऊपर जा रहा है। तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकते हैं, 40 रुपए किलो खरीद सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम? क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 का। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की? आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ मामला जो है वो अच्छे नहीं है। जो नाराजगी जो है वो तो जब से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद से ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी अभी जो उन्होंने ऑस्ट्रिया में मेरा ख्याल इंटरव्यू जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। तो इससे ये नजर आ रहा है कि नाराजगी तो है। तो एक तो ये बात, इसको तो हम हमेशा ही करना है। ये जो आपने बात की ना कि भाई नहीं कर सकते अपनों को, तो हम ये क्या ही रहे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निर्खों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर? आपको चाहिए कि आवाम को चाहिए। अब देखिए ना, सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब है तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया, वो इतना रश था वहां पर लेने में। एक औरत के साथ भी यही हुआ कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर देखिए आप किससे डील कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं? आप थोड़ा सा, ठीक है, अपनी थोड़ी वो जो है ना ईगो वो पीछे रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने लोगों के लिए करना है। तो हमारी तो डिमांड ये, हम तो कह ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो दोनों कंट्रीज के बीच चल रहा है उसमें तो मुझे नहीं पता कि इस तरफ से कहा जाएगा तो उस तरफ से, बहरहाल क्योंकि आपकी तरफ से मेडिसिन भी बंद नहीं की गई, हाँ, और अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने हम बातें कर देते हैं, बड़के शड़के मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं। और तो फिर आटा और गंदम आने में क्या हर्ज है? वीट भी आ सकता है। वो कौन से मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट माने जाएंगे, जो फेल्स हो जाते हैं ना? पाकिस्तान के बारे में इनका 8% है और खुद यूएसए अपने मुल्क के लिए इनका 7% है। दुनिया की वाहिद एक एटॉमिक पावर ऐसे है जो कि बड़े अरसे से घुटनों के बल है और मांग मांग कर गुजारा किया जा रहा है। हमने ये हुकूमत, ये मुल्क इसलिए कायद-ए-आज़म ने चुना था क्योंकि हम यहाँ सर उठाकर जिए, किसी के आगे हाथ फैला कर न जिए। हिंदुस्तान में हमें सब सहूलतें थी या नहीं? सब खड़े हैं, कोई मुझे झूठा कर दे कि उधर मस्जिद नहीं है। पाकिस्तान इज एक्चुअली सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। क्यों? अमेरिका से पैसा मिल रहा है। फिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी है, सस्ते दामों में बेच दी। और इस सस्ते दामों में अपने मुल्क को बेचना है पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है। अंग्रेज साहब मुझसे पूछने लगा, यार आपकी कौम के लोग हर जगह रुककर ये क्यों कहते हैं, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? कहने लगा, आप लोगों को नहीं पता आप लोगों का बाप कौन है? सारी दुनिया से पूछते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है? जापान एटम बम खाने के बाद दोबारा स्टेबल हो गया, हम तो एटम बम बना के भी गरीब ही हैं। देखो, ये प्रधानमंत्री भीख मांगने गया तो कोई आया ही नहीं भीख देने के लिए। ये तो अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, मायूस है। अगर 1 साल के अंदर कश्मीर आजाद ना हुआ तो मुझे इधर ही गोली मार देना, मेरा खून माफ है आपका। उधर वजीर आजम और आर्मी चीफ पूरी दुनिया से पैसे मांगने गए हुए हैं और इमरान खान जो है वो खेल रहे हैं। छिछोरी हरकतें, पढ़े लिखे अंकल टाइयां पहनी हुई, छिछोरपना भरा हुआ यहाँ तक। मेरे ये हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये जज्बा और ये जज्बात पैदा करे कि हमें कश्मीर देना है, सेब नारा नहीं लगाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि ये करके दिखाना है। ओए, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? ये बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर, हर किसी से पूछते फिर रहे हैं कि बाप कौन है। बाप इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम करा जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है।
नमस्कार दोस्तों। अब आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है और उसमें कहा जाता है कि भी पाकिस्तान 2029 तक, पाकिस्तान 2030 तक, या फिर कहे कि पाकिस्तान 2033 तक जो है वो टूट कर बिखर जाएगा। क्योंकि देखिए, ईरान का क्लेम अलग से है, उसके साथ उसकी लड़ाई अलग से चल रही है, मतलब पाकिस्तान की। उसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो डूरन लाइन वाली सिचुएशन को मानता नहीं है। ऊपर से इंडिया वाली भी सिचुएशन है जो POK और GB पर हमेशा क्लेम करता रहता है। तो उस टाइप की सिचुएशन से पाकिस्तान में हमेशा एक तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स अगर आप देखो या फिर इंटरनल सिचुएशन देखो तो उसमें भी स्टेबिलिटी है नहीं, इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो आए दिन रिपोर्ट जो निकलती है उसमें जो सर्वेज होता है वो सर्वेज में इसलिए आसानी से आ जाता है कि पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है। और ऐसा नहीं कि ये हवाई बात हो रही है। 1971 में भी यही हुआ था कि बंगालियों पर उर्दू थोपी जा रही थी और इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग देश बनाने की यहाँ पर घोषणा की। और फिर उसके बाद 71 वाली वॉर हुई, उसके बाद हमको सब कुछ पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सिंधु देश हो, चाहे वो खैबर वाला एरिया हो, चाहे वो POK हो, चाहे अलग से बलोचिस्तान हो, ये सारे कंट्रीज जो है वो जब एक साथ आज़ाद होंगे ना, तो हम ये जो सिचुएशन है वो सच साबित होने वाली है। 2033 तक छोड़िए, उससे पहले भी हो सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो वो कौन सी मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट, मोस्ट लाइकली टू बिकम अ फेल्ड स्टेट विद इन नेक्स्ट ईयर? वो कौन से मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट माने जाएंगे, जो फेल्स हो जाते हैं ना? तो उसमें रशिया को 21% कहा गया है। अगेन मैंने आपसे कहा कि ये अमेरिकन सोच के हिसाब से आपने इसको लेना है। दे हेट रशिया। अफगानिस्तान को उन्होंने 10% कहा है। अफगानिस्तान जिस तरीके से सर्वाइव करता है, जिस तरह चलता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के बारे में इनका 8% है और खुद USA अपने मुल्क के लिए इनका 7% है। इनके 7 और 8% से ये लोग पाकिस्तान खुद को और अमेरिका को कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट काउंट होगा। हमने जो आज़ादी हासिल की है किसके लिए की थी? इतनी हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई और कई हमारे कई शहीद हुए, किस लिए हुए थे? क्या इसलिए कि हम फिर भी सर उठाकर ना जिए? क्या इसलिए कि कोई लोग आए हमारे तमाशे बनाए, अंग्रेज इधर आए, वो घूम फिर कर वो हमें कहें कि ये बहुत निकम्मे आदमी है? क्या इसलिए कि ये मुल्क हमेशा सही रह जाए? क्या इसलिए कि अगर कोई थोड़ी सी किसी की हुकूमत रहे तो ठीक है, अगर किसी की हुकूमत चली जाए तो कहे अब ये हुकूमत गलत है? इसलिए नहीं, हमने ये हुकूमत, ये मुल्क इसलिए कायदे आज़म ने चुना था क्योंकि हम यहाँ सर उठाकर जिए, किसी के आगे हाथ फैला कर ना जिए। आज क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब देखें कि लोग बेरोजगार ज्यादा हैं। हर जो भी हुक्मरान आता है कहते हैं हम नौकरियां देंगे, हमें नौकरियां नहीं दी जा रही। मेरे भाई की मैट्रिक है, मेरे दूसरे भाई की मैट्रिक है, मेरे एक कजन की 16 पास है, मेरी दूसरी कजन भी 16 पास है। हमारी यहाँ इतनी पढ़ाइयाँ हमने की, खर्चे किए, मगर हमारी नौकरियां नहीं लग रही। उसके हैं इमरान खान की बात सुन ले तो वो कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नवाज शरीफ की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ। जरदारी की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ। कौन है पाकिस्तान का दुश्मन? फिर मुझे बताएं ना। हमारे गरीबों का ये सवाल है। किसी मैं पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा, मतलब कोई समझेगा किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा है, मैं किसी की नहीं, सिर्फ मैं, हाँ ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे ये जज्बा किसने अता किया है, वो मैं अगर कुरान मजीद पढ़ा है उसी से जज्बा अता फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हक के साथ चलो, अगर हक की बात पर आपको मरना भी आ जाए तो मौत भी कबूल है। आज हमने क्या किया? आज हमने किस निजाम के पीछे भागना शुरू कर दिया? हम गरीबों का हक नहीं दिया जा रहा। इधर हिंदू भी थे ना, कई सालों से, सदियों से हिंदू भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, जब गरीब निकले। ये देख लें गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। हम क्या बात करें? उधर जो मिरान मिल रही है 5, 7 या 8 लाख की, इधर मिल रही है वही किधर मिल रही है? हिंदुस्तान के अंदर। हम इधर किसके लिए आजादी की थी? कि इधर मस्जिद है ना, उधर मस्जिद है, इधर दरबार है, उधर भी है, उधर भी मिलाद होती है। हिंदुस्तान के अंदर इधर ही मिलाद होते हैं। इधर मिलाद हम कराएं तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, फलां आलिम बुलाए फलां ना बुलाए, मतलब रूला पड़ जाए। नेट में सर्च मारे, हिंदुस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं। मैं कुर्बान जाऊं, उधर देखो अजमेरी साहब का भी दरबार है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी का दरबार है, इधर भी दरबार है, उधर भी दरबार है, उधर भी मस्जिदें हैं, इधर भी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान में हमें सब सहूलतें थी या नहीं? सब खड़े हैं, कोई मुझे झूठा कर दे कि उधर मस्जिद नहीं है। आज बिल्कुल है ना, ज्यादा है, मंदिरों से ज्यादा है, मंदिरों से ज्यादा है।
रब का अजाब करीब है। ये डरे, ये हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये जज्बा और ये जज्बात पैदा करे कि हमें कश्मीर देना है, सेब नारा नहीं लगाना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बल्कि ये करके दिखाना है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है? जी, क्यों नहीं आएगा? एक मिनट, पाकिस्तान अपना खर्चा पूरा नहीं कर रहा, उसका कैसे करेगा पूरा? यही तो बात है ना। अगर हुक्मरान ठीक हो जाए तो हजरत अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक वाली शर्तें पर आ जाए, हमें दे हुकूमत, दे बाबा जी के सजादों पर, दे साधु रिजवी को हुकूमत। अगर 1 साल के अंदर कश्मीर आजाद ना हुआ तो मुझे इधर ही गोली मार देना, मेरा खून माफ है आपका। You won't be able to survive in the future जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो भी कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज़्ज़े खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा, आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेख हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब, बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ। तो ये और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब, और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा। ईरान और अफगानिस्तान, ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी नहीं बनाई। हमारी रेडीनेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है, और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहां पर हमारे को इसको आजमाने की ज़रूरत पड़े, तो आप एक अलग जो है प्रभाव जो है इसका देखेंगे। ये जो पैगाम आया इंडिया की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वो पीओके कहते हैं ये हम उसको वापस लें। उनका इशारा ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरफ था। तो इस स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया है कि हम इंडियन हैं, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जा वाले जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जो है वो भारतीय शहरी है। ये बहुत वैलिड रीजन है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि अब तो उनका क्रिटिसाइज करने का हक बन गया। जो ये स्टेटमेंट आई है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये चूंकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है, और मैं आपको यहाँ पर बैठकर ये वचन देता हूँ अपने लोगों की तरफ से कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमसे अब मजीद इंतजार नहीं होता। पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान फतह नहीं किया था, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद आज़ाद कराया था। पहले कहा कि भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, क्या कहेंगे इस तरह के वाक़या जब पाकिस्तान में पेश आएंगे? हमारे हमसाया ममालिक हैं, उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बहुत ही क्लियर बात है कि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका है ऑन कश्मीर इशू पे, कंप्लीटली सरेंडर में। कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। नमस्कार
नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे एचएम मतलब होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आती रहती है कि हम आज नहीं तो कल मतलब ये पीओके ले लेंगे और हम पूरी तरीके से तैयार है वगैरह वगैरह। लेकिन अब बात यह है कि जो इंडियन कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, तब उनको वहाँ पर जो अलगतावादी नेता थे या फिर महबूबा मुफ्ती या फिर अब्दुल्लास की जो पार्टी थी, वो आए दिन यहाँ के युवाओं को या फिर यंग लोगों को ये बरगलाती रहती थी और उसी के चलते एक इकोसिस्टम चलता था जिसमें पत्थरबाजी भी शामिल थी। मतलब वहाँ का जो यूथ था वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका था। लेकिन आज उन्हीं को समझाया गया है कि भाई आपने यहाँ पर पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा मतलब कि यहाँ पर सर्कुलेट किया। किसको समझाया जा रहा है? यहाँ के युवाओं को, पॉलिटिकल पार्टी को या फिर सेपरेटिस्ट को नहीं। तो उनको ये समझ में आ रहा है अब कि हम जो पाकिस्तान का गाना गा रहे थे उसने हमें ही नुकसान पहुंचाया है। और आज वो जो लोग हैं, ये सारे लोग, क्योंकि अब डेवलपमेंट भी अच्छा खासा वहाँ पर हो रहा है, तो आज जो लोग हैं वो जो है पाकिस्तान को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमने आपकी लाइन कब तक पकड़ी रखी लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इवन इंडियन कश्मीर वाले लोग तो छोड़िए, पीओके में रहने वाले लोग भी अब कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर इंडिया के साथ अब मर्ज होना चाहते हैं। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की तरफ से बयान आया है, स्टेटमेंट आया है और इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम इसके ऊपर जो अभी अटैक हुआ है या जो लॉन्ग मार्च है, कड़ी नज़र रखे हुए हैं इस अटैक पर। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम खान साहब वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं, खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये जो पैगाम आया इंडिया की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि देखिए अभी इंडिया से आपको पैगाम आया है, ये आपको इंटरनेशनली तौर पे भी जो है ना वो हर कंट्री से आपको पैगाम आएंगे और इसकी जो है वो ये पहले तो जो है ना मजम्मत करते हैं कि वक़्वा होना ही नहीं चाहिए था। और सेकंड जो है कि देखिए मेरी बात सुनिए, इमरान खान जैसा बंदा अगर हमारी इस कंट्री में महफूज नहीं है, जो साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और अभी भी मकबूल तरीन फेमस तरीन बिल्कुल नेशनल हीरो भी हैं और बिल्कुल मकबूल तरीन लीडर भी हैं और हम खुद उनके सपोर्टर भी हैं, अगर वो इस कंट्री में महफूज नहीं है तो आम आवाम ये जो हम सब खड़े हैं इन कैसे महफूज हो सकते हैं? और हमारे बारे में सवालिया निशान है। एक साइड पे हम रहते हैं पाकिस्तान, कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन कंट्री है, पुरअमन मुल्क है, और दूसरी साइड पे जब देखा जाए कि इंडिया ने अपनी टीम को यहाँ पर आने से इनकार किया, सिक्योरिटी इशू की वजह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो आगे वर्ल्ड कप होने वाला है यहाँ पर नहीं भेजेंगे, तब हमने बहुत से इश्यूज़ किए। अब ये ऐसे वाक़यात होंगे तो लोगों को तो बात करने का मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इंडिया की टीम वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं भिजवा रहे, उनकी बात भी समझने वाली है। और हम यही कह रहे थे, बार बार हम ये कह रहे थे कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा इशू नहीं है, पुरअमन लोग हैं। तो अब क्या कहेंगे? बिल्कुल अब कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? जहाँ पे इमरान खान महफूज नहीं है वहाँ पे वो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? भारत में थिंक टैंक्स हैं, उनके स्कॉलर्स हैं। मैं अगले दिन सुन रहा था एक क्लिप, वो इनके शेखर गुप्ता, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने जब इसके मुंह से सुना कि पाकिस्तान आर्मी ने भारत से कभी कोई जंग नहीं जीती। इससे कोई पूछे कि सन 48 में पूरा, सन 47-48 में पूरा कश्मीर तुम्हारे पास था, जब हमने ये तकरीबन 40% हमारे पास है आज, जब हमने ये कब्जा किया, ये लिया, तो ये शिकस्त थी, पथरूने छोड़ के ये लोग भागे और बिलाखिर ये इलाका पाकिस्तान के पास आज दिन तक है। सियाचिन की बात उसने की जबकि उसको शर्म चाहिए थी। सियाचिन तय हुआ था, इनके साथ माहिदा था कि यहाँ फ़ौजें नहीं रखी जाएंगी, लेकिन जिस तरह के बगल में छुरी मुंह में राम राम ये हिंदू का कायदा है, वो खाली जगह पे जाके ये बैठ के माहिदा तोड़ा। लिहाजा हमने उसके बाद जो कुछ लिया वो लड़के लिया। लेकिन 1965 की जंग, अगर ये थोड़ा सा भी कोई इसमें स्कॉलर की नमक मौजूद है तो इसको उस वक्त का इंटरनेशनल प्रेस जो है उसके निकाल के पढ़ने चाहिए। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इंडिया से बहुत छोटी है, क्योंकि हमारा जो दिफाई फ़लसफ़ा है वो कब्ज़ा करना नहीं है बल्कि अपना दिफा करना है। हम अपना इलाका दिफा करना चाहते हैं कि हमारा इलाका न जाए। और अमेरिका अपने मुल्क से हज़ारों मील दूर आके इधर अफ़गानिस्तान में जाकर लड़े तो हार जाए, दुनिया की एक सुपर पावर, और हम तो छोटी सी ताकत थे। तो ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे 1200 मील दूर कटा हुआ दरमियान में हिंदुस्तान, उसका हवाला देते हैं। 1965 की जंग का हवाला नहीं देते, जिसमें कि मैं खुद, मुझे याद है कैदी हुसैनी वाले में हमने एक्सचेंज किए, हमने इनके कैदी कई गुना ज़्यादा कैदी थे, फिर इनका इलाका वापस किया।
पूरी दुनिया के अखबारों में उस वक्त छपा कि इंडियन आर्मी रैटल करके रख दी है, इंडियन आर्मी विड्रॉ करके भागी है। सर एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे में, क्या सर के बल खड़े हुए थे खान साहब? दूसरी एक और आलू आपको, आपने जो, आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अभी ये हमारे एंकर भाई जो हैं उनकी तो लॉटरी निकल गई ना। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूँ मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश CIA ने की है, इसमें मुसाद आई थी इजराइल से, अरे उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर से, अरे ये देखा। अभी तो फिर सारी अभी ये चलेगी, लेकिन इस पे जितना एक चीज और भी सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज और भी चल रही है यहाँ पे कि वो भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे तो उससे गिर पड़ के किसी के पाँव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, जो उनका अपना है, उनके अपने डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं हाँ जी गोलियां, जो मर्जी रिपोर्ट दे दे, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके। मोदी सरकार ने 370 और 35A को खत्म किया है। ये मसला कश्मीर के अंदर मोदी ने असा फेंका है, और हमारे लिए जो हम POJ और गिलगित बल्तिस्तान में फंसे हुए हैं पाकिस्तान की गुलामी में, हमारे लिए एक रास्ता निकला है। इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पे दोस्त है। ये मैं पाकिस्तानी से कहता, झूठ क्यों बोलते हो इतना यार? तुम्हारा पूरा मुल्क झूठ पे बनाया था जिन्ना ने, और अभी तक 75 साल से वो पला बड़ा हो गया इतना बड़ा सांड जैसा झूठ बोल बोल के। देखिए, इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ व्हाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। US जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है, सीधी बात ये है। मुसलमान जो हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो चूंकि उसका राज है, IMF उसके अंडर है, वर्ल्ड बैंक उसके अंडर है, हर चीज़ में उसका कंट्रोल है। इन भाइयों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो कंटेनर कराची पोर्ट के सामने हैं खड़े हुए, जिसमें सब्जियां हैं, मूली, गाजर, कद्दू, गोभी, टमाटर, प्याज, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो कि हम रूस से तेल लेने वाले, और कहां से तुम सब्जियों के पैसे है नहीं तुम्हारे पास यार। तो इस वक्त आपकी पोजीशन ये है सर कि आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास है वो उनके आगे सरेंडर कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है 370 और 35A की भी हो रही है कि ये जो इंडिया ने हटाकर अच्छी बात की, लेकिन दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि जो हमारे CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब, जिनकी मृत्यु हो गई, अब उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट, मतलब कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन 2 फ्रंट की यहाँ पर बात हो रही है, पाकिस्तान और चाइना की, कि इंडिया जो एक साथ में चाइना के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ तो पाकिस्तान को भी अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इंडिया पहुँचाएगा। और इंडिया ने इसकी तैयारी करके रखी है, इंडिया अच्छी तरीके से तैयार है। और ऊपर से यहाँ पर अमेरिका भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर चाइना और इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका के लिए बोनस होगा। बोनस मतलब कि अमेरिका चाहता है कि भाई चाइना के साथ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट किया जाए, उसकी ज़मीन पर ना किया जाए लेकिन किया जाए। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ होता है तो अमेरिका भी शामिल हो जाएगा, और चाइना को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान इतने बड़े मात्रा में टूटेगा कि फिर मतलब रिकवर करने वाली इकोनॉमी वाइज तो सिचुएशन आप भूल ही जाइए। और इसके ज़रिए पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े होना भी यहाँ पर आप शामिल कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ व्हाइल।
वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। दो चीजें हो जाएगी, एक चाइना इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाएगा, जो अमेरिका कहेगा मिलिटरीली इंडिया विल बी रेडी। दूसरी चीज, इंडिया इज अ रिच कंट्री, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन हथियार यहाँ आना शुरू हो जाएंगे एंड इंडिया और अमेरिका को फिर वो बहाना मिल जाएगा, जैसा यूक्रेन को लेके वो रशिया की पिटाई करे जा रहे हैं, रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वो चाइना के इंडिया पे जंग को लेकर वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस, दे विल डू टू चाइना व्हाट दे आर डूइंग टू रशिया। तो फॉर द वेस्ट इट विल बी ए बोनस अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है एंड दे विल हेल्प इंडिया होल्ड। और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे एंड दे विल नॉट स्टॉप। सो दैट इज नॉट अ स्मार्ट मूव फॉर पाकिस्तान टू इवन कंसिडर दिस। अगर इस तरह की अफवाहें होती हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट ए पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल लीडर टू स्टेप आउट इनटू द मीडिया एंड से कि ये सारे चीजें बकवास। वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फ्लड्स राइट नाउ, टू डील विद फ्लड्स। आपके पास दो फ्लड्स आए हुए, एक का नाम तालिबान है, दूसरा पानी का है। तो टू डील विद दोस टू फ्लड्स, आपको पता है अभी बलूचिस्तान और टीटीपी हैव यूनाइटेड। सो एक अजीब ही यू आर, मतलब हर रोज एक बैड न्यूज आ रही है, यू नो। सुबह उठ के अखबार उठाने से पहले डर लगना चाहिए कि और क्या बैड न्यूज होगी इसमें। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर मुझसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पूछते हैं तो ये जो फ्रेज है ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी आप उम्मीद रखें कि कुछ ना हो लेकिन आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इंडिया, तो वहां पे राहुल गांधी सही है कि इंडिया डिफेंस posture should be to prepare to fight two wars simultaneously, assuming के initially ये इंडिया चाइना अटैक कर। देखिए ये इंडिया चाइना की जंग में सिर्फ इंडिया और चाइना का नुकसान होगा, सारी और किसी का फायदा नहीं होने वाला है इसमें। दीज आर लाइक दो हाथी लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा ना, इधर उधर ये हाल हो जाए, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे और ये हथियार डिप्लॉय हो जाएंगे, इकोनॉमीज दोनों की रिटार्ड हो जाएगी, मतलब ठिठर जाएंगे वो लोग। दे आर अबाउट टू कैच अप। अगर आप गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शंस देखें, दे आर सेइंग कि 2035 तक चाइना कैन कैच अप विद द यूएस एंड 2075 इंडिया चाइना विल बी बिगर देन द यूएस इन द इकोनॉमी। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन हो जाएगी इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाई वुड यू वांट टू रूइन दैट विद अ वॉर विद चाइना? और चाइना आल्सो वुड नॉट वांट टू डू दैट। अगर जंग होती है तो दे विल होप के अगर छोटी मोटी जंग हो जाए, लिमिटेड वॉर हो जाए, ताकि हम थोड़ा बहुत एक हफ्ता लड़के हम थोड़ी सी जमीन चुरा लें। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ चाइना थिंक्स के वो थोड़ा सा एक हफ्ता लड़के थोड़ी सी एक 10,000 एकड़ जमीन इधर उधर खाने की कोशिश करेंगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट नाउ। ये इंडिया विल पुश बैक to get this 20,000 acres back and that war will become longer. तो मुझे नहीं लगता कि इस बॉर्डर्स में, यहाँ पर साउथ एशिया में जहाँ पे हर मुल्क न्यूक्लियर पावर है, लिमिटेड वॉर इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन। प्लस आप देखें ये तीनों मुल्कों में आजकल नेशनलिज्म का फर्वर काफी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा जोश है नेशनलिज्म का। और कभी झंडा टेढ़ा हो गया तो मुझे 10 कमेंट्स आ जाते हैं कि झंडा टेढ़ा हो गया। सो अब ये जो ऐसे एटमॉस्फेयर में द गवर्नमेंट्स आर आल्सो नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, बिकॉज उनकी पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी, समझे ना। पब्लिक विल पुश देम टू बी मोर एग्रेसिव कि भाई यू कांट गो बैक, आपने कह दिया कि 56 इंच हमारा सीना है, फिर हम क्या पीछे हटेंगे। सो आई थिंक के मिसअंडरस्टैंडिंग की जो चीज जरूरी है। और आपको पता है मेरे यूरोपियन एनालिटिकल दोस्त मुझे मजाक से कह देते हैं, बट इट इज नॉट हाफ सीरियस हाफ जोक, कि अरे दुनिया के लिए कितना अच्छा होगा कि इंडिया और चाइना में न्यूक्लियर जंग हो जाए। कहते हैं कि पॉपुलेशन भी कम हो जाएंगे प्लैनेट के लिए,
एनवायरमेंट, वो कहते हैं एनवायरमेंट के लिए ठीक होगा क्योंकि पॉपुलेशन, आई मीन देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली होपिंग कि ये दो बड़े मुल्क लड़ लें, दोनों की इकोनॉमी पीछे हो जाए, फिर ये एशिया। जयशंकर ने एक बहुत जबरदस्त बात कही चंद दिन पहले, उन्होंने कहा कि दिस सेंचुरी कैन नॉट बी एन एशियन सेंचुरी इफ इंडिया एंड चाइना आर नॉट ऑन द सेम पेज। आपको पता है इंडिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब चाइना है 2022 में, सबसे ज्यादा। तो चाइना के लिए से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से, द टोटल ट्रेड इज रीचिंग $100 बिलियन। अगर $100 बिलियन और चाइना हैज अ ह्यूज ट्रेड एडवांटेज, तो चाइना के लिए इट्स अ ह्यूज नुकसान के क्यों, मतलब लाइक आप बैल मुझे मार वाले वैसी बात हो जाएगी ना, कि फाइनेंशियली भी नुकसान, ऊपर से भी जंग, एंड दिस विल आल्सो गिव जापान, ये सारे क्वाड वगैरह पूरी तरह से मदद करने के लिए आ जाएंगे इंडिया के। तो चाइना विल नॉट बी अटैकिंग, ये जो कह रहे हैं ना कि 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, वो चाइना के लिए इट विल बी ए 4 फ्रंट वॉर। इट विल बी फाइटिंग विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द यूएस। भारत ने अपने दिफाई बजट में 13% इजाफा किया है और ताज़ा खबर ये है कि हमारा ये पड़ोसी अगले 2 बरसों में अपनी दिफाई बरामदात को 3 गुना तक बढ़ाने का इरादा रखता है। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। बल्कि यहाँ तक एक खौफनाक बात आप देखें कि लोगों ने जो अपने बैंकों में, आम लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं, हुकूमत ने यहाँ तक कह दिया कि उन पर भी एक मुस्तकिल टैक्स लगता रहे। टाटा ने वो 250-500 वाला जहाज का ऑर्डर भी प्लेस कर लिया। यही नहीं, अभी हम 1500 जहाज का ऑर्डर और प्लेस करने वाले। ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। मोदी को कसम खाया हुआ है कि मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा। कितने मारे गए, कितने 100 मारे गए। अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश। अब आप तैयार रहें, अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। अब हम बयान नहीं देते, अब हम सवाल नहीं करते, जवाब नहीं करते, बल्कि घर में घुस के मारते हैं। कुछ फिर हुआ, घर में घुस के मारेंगे। हमें परवाह नहीं है बच्चों, हमने फैसला कर दिया है। एक लिहाज से आपके खिलाफ तो हम कफन बांध के निकलते हैं। अब घर में घुस के मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे फिर टुकड़े करेंगे। You will be again cut into sizes, pieces. क्या कायद का पाकिस्तान 2 कितारों में बट गया? क्या इस मुल्क में यही 2 तबके हैं? मैसेज बहुत क्लियर है, न भूले हैं न भूलेंगे, न छोड़ा है न छोड़ेंगे। घर में घुस कर मारा है तो फिर 10 बार घुस के मारेंगे। ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है? नमस्कार दोस्तों, अब ज़रा सोचिए कि इंडिया की हर महीने बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है, हर हफ्ते बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है कि इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पर ये बात कर ली, इंडिया और यूके की यहाँ पर ये बड़े बड़े एग्रीमेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर के एग्रीमेंट हो गए, अमेरिका और इंडिया का इतना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ कि हम यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है हम आने वाले 5 सालों के अंदर या 2 सालों के अंदर इतने बड़े लेवल पर इसको पहुँचा देंगे। इंडिया और अरब कंट्रीज़ का अलग चल रहा है, मतलब इंडिया और सऊदी और इंडिया और यूएई का अलग से चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन क्या हो रही है। पाकिस्तान में अननोन गनमैन वाली सिचुएशन हो रही है, उसके अलावा टीटीपी वाली सिचुएशन हो रही है। मतलब ये वही तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका जो अफगानिस्तान वाले तालिबान है उसको पाकिस्तान ने उतने बड़े लेवल पर मदद की कि उनको ऐसा लगता था कि भाई तालिबान जो है अब हमारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और फिर जब हम कहेंगे कि कश्मीर लेने में हमारी मदद करो, तो वो तालिबान जो अमेरिका के सामने लड़ा करते थे अब वो सीधा कश्मीर चले जाएंगे। लेकिन सिचुएशन विपरीत हो गई, ये तालिबानों ने मदद करना तो छोड़ दिया, लेकिन उनका दूसरा विंग है टीटीपी, उसने भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बर्बादी शुरू कर दी है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई सारा एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान क्लेम तो करता है कि उसका है, लेकिन वो टीटीपी छीन चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। ज़रा सुन लीजिएगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे,
एक वक्त खाना पकाएंगे तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। और मुल्क में 50% गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें, चूल्हा भी कम ही जलाएं और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हज़ारों में आएगा। अब यही नहीं, हर महीने बिल पर 500 रुपये इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब ज़रा आइए सनतों की जानिब। जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई तो फिर खाने पीने सोच लें, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी और अवाम से इतनी कुर्बानियाँ लेने वाले हुक्मरान ज़रा ख़ुद तो बता दें कि किसने अपनी कारों और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फ़ौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फ़ॉरेन जो ट्रिप्स हैं उसको छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। सर आगे बात करें तो आज पुलवामा की एनिवर्सरी भी है। पुलवामा की एनिवर्सरी मतलब क्या हमारे लिए सबक है और अब आप क्या बोलेंगे कि क्या हमें सीखना चाहिए इससे? सबसे पहले तो ओम शांति, जो हमारे भाई और लॉस्ट देयर लाइव्स, जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दी देश के लिए। 2 चीजें बोलूंगा, आज ट्वीट भी किया था, वी विल नेवर फॉरगेट, विल नेवर फॉरगिव। शुरू उससे करूंगा, इसकी माफी नहीं है ना ये भूल है। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ पुलवामा सुन के, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी नहीं थी और हुआ क्या, हमारे भाइयों को मौका नहीं मिला, वरना उस आतंकवादी के इतने चिचड़े उड़ाते हैं कि उसके घर वाले भी पहचान नहीं पाते। मौका नहीं मिला, भारतीय सेना को मौका नहीं दिया। मौका दे देना तो यमराज पे भी भारी पड़ जाए। बट ये है कि इस चीज का दुख है, इस चीज का दुख रहेगा। और हमने एक चीज सीखनी है रोहित भाई, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। आतंकवादी समर्थक, आतंकवादी के जो सपोर्टर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब आतंकवादी है। मैं सब कहता हूँ, अगर आपको फल काट के पेड़ नहीं रुकता, अगर फल जहरीला है तो पत्ते को भी देखो, टहनी को भी देखो, तने को भी देखो, जड़ को भी देख लो। अगर जहरीला फल रोकना है तो इन 5 चीजों पे काम करना पड़ेगा, जो अभी भारत की सरकार कर रही है। और जहां से दाना पानी मिलता है पेड़ को, लाइन पार, सरहद पार, उनको ये बताओ कि हमाकत बहुत भारी पड़ेगी। अब हम बयान नहीं देते, अब हम सवाल नहीं करते, जवाब नहीं करते, बल्कि घर में घुस के मारते हैं। कुछ फिर हुआ, घर में घुस के मारेंगे। और ऑलरेडी अजीत डोवाल जी ने एक बार बोला था, यू डू वन मोर पुलवामा यू विल लूज बलोचिस्तान। अब घर में घुस के मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे फिर टुकड़े करेंगे, यू विल बी अगेन कट इनटू साइजेस, पीसेस। और वो स्थिति आने वाली। मैं किसी से पाकिस्तान में बात कर रहा था, एक जर्नलिस्ट मुझे कहता लगता किसी ने कसम खा रखी है कि 2023 में पाकिस्तान को तोड़ना। मैंने कहा जो महादेव की इच्छा, हम तो कुछ करते नहीं भाई, हमने क्या किया? ये तो प्रभु इच्छा ऐसी है ना रोहित भाई, सब हो जाता है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे। तो रोहित भाई, ये एक बहुत ज्वलंत विषय है और ये बहुत इमोशनल विषय भी है और मैसेज बहुत क्लियर है, न भूले हैं न भूलेंगे, न छोड़ा है न छोड़ेंगे, घर में घुस कर मारा है तो फिर 10 बार घुस के मारेंगे। मुझे ये बताएं कि जो पुलवामा अटैक को लेकर 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, उसमें 40 जवान जो उनसे उनके पुलिस वाले थे, उनकी जानें गई। वो कहते हैं जैश ए मोहम्मद जो कि एक पाकिस्तानी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर जो सा उसका नाम आता है कि वो इन्वॉल्व थे। क्या लगता है कि आपको लगता है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ से उसे गाइडलाइन मिलती है? मैं समझता हूँ कि ना ये इसमें इन सारे मामलात में ना हो पाकिस्तान की एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, ना इंडिया की एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कोई थर्ड ताकत भी हो,
कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अक्सर हम यहाँ पे जब कोई इशू होता है हम सबसे पहले कोई तहकीक किए बगैर, कोई रिसर्च किए बगैर ये कह देते हैं जी इंडिया की हाँ। वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे भी अक्सर ये कहा जाता है कि ये मतलब ये पाकिस्तान वाले इन्वॉल्व हैं। लेकिन कहीं हम ये भी बैठ के हमें सोचना चाहिए कि क्या पता कोई ऐसी पावर्स इन्वॉल्व हो जो दोनों को लड़ाना चाहते। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन के जो बाइडेन ने भी इस पे एक मतलब लाइक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा अप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से? अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। वो बाकी छोटे पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है। ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान को आइंदा माली साल में $28 अरब की ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास इस वक्त $4 अरब मौजूद हैं। यानी आमदनी होगी 65, सूद जाएगा 75। सूद देने के लिए हम कर्जा लेंगे 10 रुपए सूद देने के लिए। कैसे होगा? ये पैसे कहां से आएंगे जो 28 अरब रुपए? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। उस लड़की ने जब ये पूछा कि हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी पे क्या कहेंगे, तो किर्बी ने कहा गो एंड सी ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की सड़क पे चली जाओ, तुम्हें वहां की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चली जाती है। दिल्ली की सड़कों पे चले जाओ, जामिया मस्जिद में, हिंदुस्तान की धरती पे जहां मूर्ति पूजा होता है, ये आप शान से 5 वक्त कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि कोई भगवान इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये उस देश में जिसमें 80% लोग अल्लाह को नहीं मानते, ये है उनका टॉलरेंस। और वो इंडिया जो ब्रिक्स का भी हिस्सा है, वो इंडिया जो तारीखी तौर पे, ठीक है, हम तो सिर्फ एक मशवरा दे सकते हैं, तारीखी तौर पे इंडिया कोल्ड वॉर से लेके आज तक वो रशिया का साथी रहा है। बिल्कुल। ये जो 75 साल में हम इस नतीजे पर आज पहुंचे हैं कि हमें $1 और $1 अरब रुपया बचाने की जरूरत महसूस हो गई है। जो शेख जायद हैं यूएई वाले, वो तो यूं गले लगाते हैं मोदी जी को, अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। और छोड़ दें, आपको अगला सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपके लोगों को बड़ा दुख होगा, आबू धाबी में मंदिर खुलवा दिया। नमस्कार दोस्तों, अब ये पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है, उसके आईएसआई को भी पता है, हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा है। कश्मीर एक इंडस्ट्री बन चुका है। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसका सॉल्यूशन कभी नहीं चाहेंगे। अब हम सबको बता दें कि एक सिंपल टैक्टिक है अमेरिका की। अमेरिका फ़िलहाल दोस्त है, 5-6 सालों से इंडिया का अच्छा दोस्त हुआ है, लेकिन इससे पहले उसका जो अंधा सपोर्ट था पाकिस्तान को। अब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान ने, हम सबको पता है कि F-35 पाकिस्तान को मुफ्त में दिए थे कि भाई टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को F-35 दे रहा है।
अब यहाँ पर इंडिया को फिर प्रॉब्लम आएगी कि अगर पाकिस्तान के पास आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ यूज़ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी कंट्री है, तो वो यूज़ करेंगे इंडिया के खिलाफ, तो हमें फिर से नए हथियार परचेस करने पड़ेंगे। तो एक ये जो इंडस्ट्री है ना वो हमेशा के लिए चलती रहती है। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी जानबूझकर इस चीज़ को कंटिन्यू रखती है और उस पर भी प्रेशर होगा शायद अमेरिका का उस समय पर। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई पाकिस्तान को हर महीने बड़े बड़े पेमेंट्स करने होते हैं और उसके पास 2-3 बिलियन के ज़्यादा तो है नहीं, तो कर्जा पे करने के लिए भी यहाँ पर कर्जा लिया जा रहा है, उसकी किस्त चुकाने के लिए भी यहाँ पर कर्जा लिया जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की बात हम वापस से करते हैं कि आप यहाँ पे मैंने कहा अजीब अजीब सी वो है, मतलब इंडियंस को जो वो डिफाइन करते हैं। अगर आप देखें इमरान खान साहब को, मोदी फासिस्ट है, हर प्लेटफॉर्म पे बोला, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे बोला, जनरल असेंबली में मोदी फासिस्ट है, आरएसएस फासिस्ट है और ये जेनोफोबिक लोग हैं, सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया, कुछ नहीं। CNN, BBC, TRT, RT वर्ल्ड, जितने इंटरनेशनल न्यूज चैनल हैं, इमरान खान साहब गए। इमरान खान साहब वाज अ क्रेडिबल फेस अकॉर्डिंग टू आर्मी बिकॉज ही वाज हैंड पिक्ड फॉर disreputing India, discrediting India कि इमरान खान is the best face, he has credibility among the international community। वो जाके बात बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। उन्होंने हर मंच से बोला मोदी फासिस्ट है, मोदी रेसिस्ट है, मोदी इस्लामोफोबिक है, आरएसएस जो है वो नाजी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हुआ? मोदी को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोला कि वो बॉस है, आप बोल रहे हो वो फासिस्ट है। ऑस्ट्रेलियन बॉस, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। ऑस्ट्रेलिया का मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया का मतलब वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का मतलब यूएसए। वो कह रहा है कि मोदी इज द बॉस। खत्म, आपका प्रोपेगेंडा हो गया। अब अगर आपकी बात सच है कि मोदी फासिस्ट है तो पूरे वेस्ट को नहीं दिख रहा है। चलें, वेस्ट आपका दुश्मन है। इस्लामिक वर्ल्ड में जो शेख जायद हैं यूएई वाले, वो तो यूं गले लगाते हैं मोदी जी को, अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। और छोड़ दे, आपको अगला सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं आपके लोगों को बड़ा दुख होगा, आबू धाबी में मंदिर खुलवा दिया। ये अरबों को जो है, अरबों के लैंड पे मंदिर खुलवा देना और बिना किसी सेना के भेजे हुए, तो ये तो पाप कर रहे हैं। अरबी बनवा रहे हैं और आप जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं आप उनको सिखा रहे हैं कि ये तो यहाँ पे क़यामत की निशानी हो रही है। आपका बस चले तो गजवाए हिंद से पहले ही क़यामत ला दे, लेकिन क्या करेंगे वो अल्टीमेटली जो अरब चाहेंगे वही होगा, क्योंकि वो दीन उनका है। तो अब आप ये बताइए, आपकी और सऊदी अरेबिया ने मोदी जी को सबसे बड़ा एजाज दिया, जॉर्डन ने ये वो हमने, आपको कोई नहीं जला रहा, आप जल रहे हैं, आपको कोई नहीं जला रहा है, जो आपके पास जा रहा है वो जल जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक धधकती हुई आग है, उस आग से सब झुलस रहे हैं। उस आग से अफगानिस्तान झुलस रहा है, हिंदुस्तान झुलस रहा है, वेस्ट झुलस रहा है। हम सब कह रहे हैं आपसे कि भाई अब जलना बंद करें, हमें भी जीने दें। पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं हमें जीने दें बस। लेकिन उन्होंने एक अजीब सी कंस्ट्रक्शन ऑफ दुनिया बनाई है, जिस दुनिया को वो देख रहे हैं और दुनिया उसको समझ नहीं पा रही। हमारे यहाँ एक बहुत पहले ना सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उसमें मुंगेरी लाल के सपने आते थे, वो अजीब दुनिया में चला जाता था। तो आपकी कंट्री का जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है निम्रा जी, इट्स अ डिल्यूजनल कंट्री, इट्स इन हेल्यूसिनेशन। ये जो सिजोफ्रेनिक जिसको कहते हैं, वो जो देख रहे हैं वो दुनिया को दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो देख रहे हैं कि मोदी फासिस्ट है, इंडिया इस्लामोफोबिक है, आरएसएस एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। आज यही कहा उस लड़की ने जब ये पूछा, बाय द वे उस लड़की की पहचान आपको पता है ना, उस लड़की ने जब ये पूछा कि हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी पे क्या कहेंगे, तो किर्बी ने कहा गो एंड सी ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की सड़क पे चली जाओ, तुम्हें वहां की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चली जाती है। दिल्ली की सड़कों पे चले जाओ, जामिया मस्जिद में, हिंदुस्तान की धरती पे जहां मूर्ति पूजा होता है, ये आप शान से 5 वक्त कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि कोई भगवान इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये उस देश में जिसमें 80% लोग अल्लाह को नहीं मानते, ये है उनका टॉलरेंस। और आप कह रहे हो कि हम इस्लामोफोबिक है। हर मस्जिद से वहां आवाज आती है। ये जो मैंने कहा, आप जो दुनिया देख रहे हैं ना निम्रा, वो एग्जिस्ट नहीं करती।
बांग्लादेश में कितने कॉरेस्पॉन्डेंट कब रहे। तो जब यही सूरत हाल नहीं है, हमारे जो हमसाए जो मुसलसल 75 साल से हमारी किस्मत पे असरअंदाज हो रहे हैं, जब उनके बारे में हमारा ये रवैया है, तो आप कौन होते हैं? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ कश्मीर कमेटी का रोजगार लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो मेरे पेट पे लात मैं खुद क्यों मारूंगा? इस मसले के बारे में आउट ऑफ बॉक्स कोई सलूशन या अपने दिमाग को जहमत देने के लिए कि यार अगर ये सलूशन नहीं तो ये करके देख लो, क्यों? ये तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। मेरी गाड़ियां लगी हुई हैं, मेरे अलाउंसेस लगे हुए हैं, 90% मुझे बजट मिल रहा है मरकज से, और मरकज जो है ब्रेडफोर्ड में जाके कश्मीरियों को मसला कश्मीर समझा रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रजा को घात लगाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात में दुश्मन के खुफिया इदारे के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर अमेरिकन है, ये इंडियंस हैं जो कि हमारे दुश्मन है, हमारी जड़ें काट रहे हैं। बलोचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। घर से एक दावत पे जाने के लिए निकले, दहलीज पर ही मुलजिमान ने सर में गोली मार दी। बलोचिस्तान के इलाके बरखान में आज फिर एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में, फिर कराची में अटैक हुआ था। भाई 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलूचिस्तान के बरखान में। एक ही गोली चलाई जो कि खालिद रजा के सर पर लगी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि वारदात में दुश्मन मुल्क के खुफिया इदारे के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेसिकली कह रहे हैं कि 2 साल से गवर्नमेंट इस बात पर गौर व फिक्र कर रही है, डेलिब्रेटिंग के वी शुड रिड्यूस मिलिट्री प्रेजेंस कश्मीर में। वो जिसको मुहाफिज समझ के मैंने वर्दी पहनाई है, जो मेरी टैक्सों के पैसों पे पलता है, असल में वही चोर बन गया है, वही ठग बन गया है, वही डाकू बन गया है। और मुझे लगता है कि ये खबर की रिपोर्ट पाकिस्तान को मिल गई है कि फौजें कम हो रही है, इसलिए हाफिज सईद और सैयद पता नहीं वो दूसरे शाह कौन है, सलाउद्दीन साहब, उन दोनों को तो ऑलरेडी रिहा कर दिया। मुझे लगता है इन एंटिसिपेशन के चलो कश्मीर में मिलिट्री कम हो रही है, अब आप जाएं अपना काम करें। मदर यूज्ड टू से मी दैट एक बच्चा जो बोर्न है ना, वो उसके ऊपर 5 रुपए का क्रेडिट है, 5 रुपए का कर्जा उसके ऊपर, 5 रुपए उसने देने। अब एक बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं है वो 10 लाख रुपए का मकरूज है सर। लेकिन आज मुझे इस बात का वाकई एहसास हो गया है कि वाकई हम एक बनाना रिपब्लिक में रहना शुरू हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी न्यूज़ आ गई कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया या फिर कहे कि एंटी हिंदू एक्टिविटी करने वाले लोग जो है वो फिर से यहाँ पर ठोके जा रहा है। अब यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि अल बद्र वाले भाई साहब थे, अल बद्र एक अलग से वहाँ पर आतंकवादी संगठन है, तो अल बद्र के कोई कमांडर थे, उसको यहाँ पर ठोक दिया गया है। अब देखिए, पहले 2-4 महीनों में ऐसी न्यूज़ आया करती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि हफ्ते में कई सारी न्यूज़ आ जाती है कि भाई अननोन गनमैन थे, 2 बाइक सवार आए थे, उसकी इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन उसके पास थी जिस बंदे को मारना था कि वो निकला, उसकी सीधे माथे पर गोली मारी और ये दोनों बाइक्स पर जो थे वो मतलब भागकर चले गए। और ISI कहे या फिर कहे कि पाकिस्तानी आर्मी कहे, कोई भी इसको पकड़ पाने में मुश्किल, मतलब कोई एक क्लू नहीं मिल रहा है। और अगर आपको एक चीज़ नहीं पता तो और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो रॉ द्वारा प्रोवाइड की जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर BLA है, TTP है, ये लोग भी यहाँ पर मतलब मोस्ट लाइकली है कि उन सबको रॉ की फंडिंग है। और उसके अलावा 35,000 इंडियन रुपीज़ में अगर आप काउंट करो तो 35,000 रुपये में, मतलब पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 1 लाख रुपये होता है। पाकिस्तानी 1 लाख रुपये में पाकिस्तान का कोई भी किलर किसी को भी मारने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर यही सारी इन्फॉर्मेशन, यही सारी सिचुएशन चल रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई और
बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूता पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। आज ही के दिन 4 साल पहले आई थिंक पाकिस्तान कहता है कि हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी आज स्टेटमेंट दी। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के 2 जहाज शूट डाउन कर दिए थे। इंडिया के 2 जहाज शूट डाउन करने से पहले जो इंडिया ने अटैक किया था अब्रे साहब, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लेजिटिमाइज करार दिया था। हम ये बात नहीं कर रहे कि उसकी लेजिटिमेसी क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की थी, हम ये बात कर रहे हैं कि हमने 2 जहाज गिराए उनके। बिल्कुल ठीक है, जहाज गिराना चाहिए। अगर देखिए आपकी कोई सरजमीन में घुसता है और वो आपके ऊपर एक्शन करता है तो आपको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने किया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान को, मुझे याद है उस वक्त आई थिंक अमेरिका में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये इंडिया का हक था जो उन्होंने किया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी मुल्क ने इसको कंडेम नहीं किया था। आप इसको कैसे देखते हैं? ये भी एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की मिसाल है। नहीं देखें जी, वो एक माहौल तो उस वक्त क्रिएट हो गया था और अभी मौजूद है कि आप जो है वो जहाँ से आप समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई मिलिटेंसी की कोई कार्रवाई हो रही है, या जहाँ पे कोई इस तरह के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, शेल्टर दिया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का राइट है, जो कि ज़ाहिर है कि एक यूनाइटेड नेशन में भी डिस्कस हुआ, और स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज किया मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो एक ऐसा माहौल बन गया था कि उसमें कोई भी वेस्टर्न पावर जो है वो इंडिया के इस एक्ट को या एक्शन को कंडेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस सूरत में उनके अपनी ये पूरा जो एक थ्योरी उन्होंने क्रिएट की थी, एक बयानिया कह लें चलें, स्ट्राइक्स के हवाले से और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के हवाले से। और इंडिया का ज़ाहिर है ये क्लियर किस्म का मौक़िफ़ था कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पे मिलिटेंट ट्रेन हो रहे थे, तो हमने उनकी जो फैसिलिटी है उसको डिसमेंटल किया। हमने कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, एक टारगेटेड किस्म की फैसिलिटी है। और उस वक्त माहौल ये था कि आप कहीं भी इस तरह की टारगेटेड फैसिलिटी जो है उसको तबाह कर देते, इवन शहर लाहौर में आके या किसी इस तरह की जगह पे, फिर भी किसी ने उसको कंडेम नहीं करना था। अब भी माहौल तकरीबन वही है, लेकिन ये बात जो है वो बहुत सारे पाकिस्तान के पॉलिसी सायाज लोगों की समझ में नहीं आती। दूसरा, ये कज़िया जो सारा चल रहा था, ये चल रहा था पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इंडिया इन हुआ। वो उस वाक़ये के बाद फिर उन्होंने कहा था कि हमने एक ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किया जहाँ हमने अंदर घुस के इतने लोग मार दिए। तो उसमें बुनियादी तौर पे चूँकि ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी समझा जाता है, इस पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं। दुनिया का हर मुल्क समझता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। मैप्स जो उनके सरकारी हैं वो आप देख लें, कोई भी उसको ये नहीं कहता कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से चूँकि वो डिस्प्यूटेड के अलावा इंडिया का क्लेम है कि नहीं जी ये हमारी टेरिटोरी है, तो अपनी टेरिटोरी के अंदर हम अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कोई कुव्वतें जो हैं वो बैठी हुई हैं या ट्रेन हो रही हैं या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो उनको डिसमेंटल करना हमारा राइट है। अब आप ये देखेंगे उसको पाकिस्तान ने भी डाउन प्ले किया था। ये खबर आप दोबारा देखें कि इंडिया का दावा ये था कि हमने कोई तकरीबन 25 जो है वो लोग मारे हैं जो अपने आप को मुजाहिदीन या फाइटर या जो भी कहते हैं। पाकिस्तान के किसी प्रेस ने जो है वो उस पर नहीं लिखा। अब पाकिस्तान इस बात को जब डाउन प्ले करेगा और छुपाएगा कि ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ, चूँकि अगर हम ऐसा वाक़या तस्लीम करते हैं तो इससे हमारी नाअहली साबित होती है, तो उस सूरत में आपकी हमायत कौन करेगा? ये तो पाकिस्तान की यही पॉलिसी है जिसने इसको घुटनों पे किया, और अब ये घुटनों पे होके तो लोग बेचारे हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गया। देखें इसको
मुशर्रफ की पॉलिसी से जोड़ के देखें कि मुशर्रफ जो है वो मुजाहिदीन को लेके चढ़ गया था कारगिल पे, और उसने कहा था कि जी ये मुजाहिदीन हैं, फौजियों को चोगे पहनाए थे उसने। अब जब वो सिचुएशन ख़राब हुई तो वो ये कह ही नहीं सकता था कि ये हमारे फौजी हैं। वो जो ये आम बात चलती है ना कि पाकिस्तान ने अपने फौजियों की लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया था, तो वो लाशें कैसे वसूल करे जब आपका नैरेटिव ये है कि ये फौजी है ही नहीं भाई, ये तो मुजाहिदीन है। अब बिल्कुल इसी तरह कश्मीर में जब आप ये कहते हैं कि यहाँ कोई ना फैसिलिटी है, ना अड्डा है, ना ट्रेनिंग सेंटर है, तो इंडिया जो है वो टहलता हुआ आके वहाँ 20-25 बंदे मार दे, तो आप कैसे दुनिया को बताएंगे कि नहीं जी इन्होंने कोई इंटरवेंशन किया, बंदे मारे हैं? आप कहते हो बंदे ही नहीं है, ऐसी तो कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मरता तो वो है ना जो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अस्पताल में इंसुलिन खत्म, डिस्प्रिन खत्म, मेडिसिन खत्म। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके लिए दवाई नहीं है। बहुत बड़ा वहां पे एक इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि भारत ने बोला चलो तुमने सारी ट्रेड बंद कर दी, तुम दवाई ले लो। अब ये क्या है कि जो भारत से दवाई जा रही है ना, ये उसके भी पैसे नहीं दे रहे। अब यार जो भारत में जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, होलसेलर है, वो कहता है साहब हम आपको दवाई देंगे, हमें स्पेशल परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाइयां भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार। ये खैरात बांटने के लिए थोड़ा ना बैठे, धंधा है यहाँ पे, बिजनेस है, तो धंधा ना करे आदमी, अपना काम ना करे। अच्छा पाकिस्तानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार एक दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है, तो इंडिया ये ले डिस्प्रिन ले ले, डिस्प्रिन खा ले, तो इंडिया ने बोला पैसे देना। तो कौन से पैसे? अब तो सर दर्द ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याद था, अब सर दर्द गया तो तू भी गया, भाग यहां से। ये इन्होंने करा है। अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसिन सप्लाई करने को राजी नहीं है दोस्तों।